दर्शकों नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक जगह लगती है, एक थाना है सुमेरपुर थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है। उसी गांव में अब अलग अलग परिवार रहा करते थे। 2 मार्च साल 2024 को इसी गांव में एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है। अब जैसे छेड़खानी की बात पुलिस थाने पहुंची, पुलिस वालों ने फौरन पूछताछ शुरू की उस लड़की से कि आपके साथ किसने छेड़खानी की। लड़की ने छेड़ने वाले का नाम बताया। पुलिस जाती है, जाने के बाद उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करती है। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद अब जो लड़की थी, जो पीड़िता थी, उसकी गवाही होनी थी। लड़की ने अपना बयान दिया और कोर्ट के सामने उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ छेड़खानी नहीं बल्कि मेरे साथ दुष्कर्म यानी रेप हुआ है। अब जैसे ही कोर्ट रेप की बात सुनती है, फ़ौरन इस केस को फिर से कहती है कि आप रीइन्वेस्टिगेट कीजिए, फिर से पूछताछ कीजिए। और जो आरोपी था, चूँकि कटघरे में खड़ा था, तो उसे जेल भेज देती है। उसके बाद अब कायदे से पुलिस वाले फिर से जाँच पड़ताल कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे। लेकिन इधर एक दूसरी कहानी होती है। इसी गाँव में एक दूसरा रेप होता है और फिर से मामला जो था इसी जो सुमेरपुर थाना है वहाँ पे जाता है। अब 10 दिन के अंतर पे एक दूसरा रेप। पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं कि आपके साथ किसने रेप किया। लड़की ने उस करने वाले शख्स का नाम बताया। नाम बताने के बाद पुलिस वाले जाते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके जब उसे थाने लाते हैं तो जो पहली कहानी थी, यानी जो पहला रेप हुआ था, उसमें तो जो आरोपी था उससे जब पूछताछ हो रही थी तो वो बार बार मुकर रहा था, बार बार मना कर रहा था। कह रहा था कि नहीं, मैंने रेप नहीं किया, मैंने बस कुछ कमेंट्स पास किए थे, मैंने हाथ पकड़ा था, रेप नहीं किया था। लेकिन इस दूसरी कहानी में जो रेपिस्ट था वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि हाँ, मैंने रेप किया है और रेप नहीं किया बल्कि मैंने बदला लिया है। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद थोड़ा हैरान होते हैं, थोड़ा गुस्सा भी आता है उन्हें कि एक आदमी रेप करके बदला ले रहा है, ये कैसे। तो फिर जब उस आदमी से पूछताछ होती है कि तुमने कौन सा बदला लिया और क्या मामला है, तो फिर उसने जो कहानी सुनाई, ये कहानी वास्तव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी है। दरअसल 2 मार्च को जिस लड़की का रेप हुआ था, ये लड़की कोई और नहीं, इसी दूसरे आरोपी की बहन या फिर भतीजी लगती थी, कायदे से वो भी चचेरी भतीजी। अब उसके साथ जब ये गलत काम हुआ तो फिर पूरा परिवार बदले और गुस्से की आग में जल उठा। तमाम लोग, जो परिवार वाले थे चाहे गाँव वाले थे, ये चाह रहे थे कि जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, या तो उम्र कैद हो या तो फांसी हो। लेकिन ये जो शख्स था ये कुछ और ही चाह रहा था। इसके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि जान के बदले जान और इज्जत के बदले इज्जत। लिहाजा फिर ये जुगाड़ बनाता है। उसके बाद जो आरोपी था उसकी एक बहन थी, उसके कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इकट्ठे करता है। उसके बाद उससे मिलता है। मिलने के बाद उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी होगी और मुझे तुमसे कुछ काम है। लड़की डर जाती है, उसे लगता है कि वैसे भी दुश्मनी का माहौल है, पता नहीं क्या मामला हो जाए। इस आदमी की बात सुन के इसके पास आ जाती है। उसके बाद अपनी भतीजी के बदले वो आदमी इस लड़की का रेप करता है, यानी रेपिस्ट की बहन का रेप करता है, और रेप करके पूरे सम्मान से सबको बताता है कि मैंने अपनी भतीजी का बदला ले लिया। तो आप सोच के देखिए कि एक आदमी अपनी भतीजी के दर्द को इस कदर समझ रहा था कि समझते समझते एक दूसरी लड़की को वही दर्द दे दिया। तो बड़ी हैरानी हुई इस कहानी को जान के। फिलहाल पुलिस वाले अब दोनों केस को फिर से जांच पड़ताल कर रहे हैं। यहाँ तो ये आरोपी ने खुद कबूल लिया है तो शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उस लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बड़ी ही अफसोसनाक ये कहानी थी, तो मुझे लगा आपको सुनानी ज़रूर चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी भी वास्तव में पहली ही कहानी जैसी हैरान करने वाली कहानी है। आमतौर पे जब ऐसी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ तो कई लोग कमेंट भी करते हैं कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, किसी की कत्ल करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको, आप तलाक दे के भी तो किनारे हो सकते थे। लेकिन आदमी अगर इतना समझदार हो जाए तो फिर हमारे हिंदुस्तान का क्राइम रेट डाउन हो जाए। लेकिन जो कि होना नहीं है, लोग तैस में, लालच में, गुस्से में आके कत्ल करते रहते हैं। और ऐसी ही आज की कहानी है। कहानी बिहार की है। बिहार का एक ज़िला लगता है बगहा ज़िला। इसी बगहा ज़िला में एक थाना लगता है नौतन थाना। इसी थाने क्षेत्र में एक गांव है बैद्यनाथपुर गांव। कहानी इसी बैद्यनाथपुर गांव में रहने वाले एक परिवार की है।
परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था टुन्ना मियाँ। टुन्ना मियाँ ठीक ठाक आदमी, ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, इधर उधर छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। थोड़े ही टाइम पहले इनकी शादी हुई थी। शादी से कोई याद औलाद थी नहीं। जैसे जैसे शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, टुन्ना मियाँ भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। पूरा परिवार खुश था, बीवी भी खुश थी, ये भी खुश थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन इसी बीच 13 मार्च की बात है, अभी चंद दिन पहले, आज 18 है, 5 दिन पहले की बात है। 13 मार्च साल 2024 को जो टुन्ना मियाँ थे अपने काम से कहीं बाहर जाते हैं। घर पे बीवी थी, बीवी को बोलते हैं कितने बजे आऊँगा। आने के बाद अब बीवी जो थी वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है, मशगूल हो जाती है। इधर टुन्ना मियाँ को जहाँ जाना था वहाँ पे जाते हैं, अपने काम को करते हैं। शाम होती है, शाम होने के बाद वापस आते हैं। वापस आते हैं इस उम्मीद में कि घर पे बीवी इंतज़ार कर रही होगी, कुछ शायद बनाई हो तो खाने का इंतज़ाम होगा। घर आते हैं, आने के बाद अपने कमरे में जाते हैं कि शायद बीवी कमरे में हो। कमरे में जाते हैं तो देखते हैं बीवी है नहीं। अब बीवी जब नहीं है तो थोड़ा सा टुन्ना मियाँ परेशान। अब घर के हर एक कमरे में खोजते हैं, इत्तेफाक से किसी कमरे में नहीं मिली। अब ये और परेशान, फ़ोन किया, फ़ोन भी स्विच ऑफ। अब जब फ़ोन नहीं मिला और घर में कहीं दिखी नहीं तो पड़ोसियों के यहाँ इन्होंने पूछना सोचा कि चलो पड़ोसियों से भी पूछ लेते हैं। हर एक पड़ोसी से पूछताछ की कि क्या जो बीवी है मेरी वो आई थी। सब ने कहा कि नहीं, हमने तो उसे दोपहर से ही नहीं देखा है। अब तमाम पड़ोसी जब ऐसी बात बोल रहे हैं तो टुन्ना मियाँ घबरा रहे हैं। देखते देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि जो टुन्ना मियाँ है उनकी जो बीवी है वो गायब हो गई है। चारों तरफ तरह तरह की बातें। कुछ लोग जो टुन्ना के खास थे वो खोजने में मदद भी कर रहे हैं। गांव के हर एक घर में जांच पड़ताल की गई। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि टुन्ना की बीवी कहीं चली गई है। आसपास के इलाकों में पता किया गया, वहाँ के जितने रिलेटिव थे उनसे पूछताछ की गई। लेकिन जब कहीं से टुन्ना की बीवी की कोई जानकारी नहीं मिली, टुन्ना लगातार खोज रहे हैं, कहीं से कोई खोज खबर मिली नहीं। तो फिर किसी ने सलाह दी कि एक काम करो, पहुंच जाओ पुलिस स्टेशन और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा दो, क्योंकि तुम्हारी जो बीवी है वो गायब है। क्या पता उसके साथ कोई हादसा हो गया हो सकता है वो कहीं चली गई हो। तो जितना जल्दी पुलिस के कानों में ये बात पहुँच जाएगी उतनी ही जल्दी पुलिस वाले उसे ढूंढ देंगे, तुम्हारा भी काम आसान हो जाएगा। नहीं तो जैसे जैसे लेट होगा बीवी के मिलने की संभावना कम होगी। अब जब आसपास के लोगों ने ये बात बोली तो टुन्ना को भी समझ में आया। टुन्ना पहुंच जाते हैं नौतन थाना और वहाँ पे अपनी बीवी की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। पुलिस वाले जब माफ़ कीजिएगा, पुलिस वाले जब ये कंप्लेन सुनते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, टुन्ना पूरी जानकारी देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी बीवी की एक तस्वीर और उससे कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे उसका मोबाइल फ़ोन का नंबर क्या था और उसके लोकल रिलेटिव कौन है, उसके नज़दीकी दोस्त कौन कौन है, ये तमाम जानकारी आप हमें दीजिए, उसके बाद हम उसे ढूंढ देंगे। टुन्ना ने तमाम जानकारी दे दी, अपनी बीवी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, उसकी तस्वीर दे दी, लोकल के जितने रिलेटिव थे उनका पता दे दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, हम ढूंढ रहे हैं। उसके बाद टुन्ना घर पे आ जाते हैं। आने के बाद अब इधर जो पुलिस वाले थे वो ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले गांव के लगभग लोगों से पूछताछ कर ली कि क्या किसी ने जो टुन्ना की बीवी है उसको कहीं जाते हुए देखा। तमाम लोगों से जब पूछताछ हुई तो तमाम लोगों ने एक ही जवाब दिया कि नहीं, हमने तो पूरी दिन एक तरह से गांव में ही गुजारा। जो दुकान वाले थे, जो लोकल मजदूर थे, जिनके आस पड़ोस में घर थे, वो तमाम लोग पूरे दिन घर पे थे, लेकिन किसी ने भी टुन्ना की बीवी को कहीं नहीं देखा। उसके बाद पुलिस वालों ने लोकल रिलेटिव से पूछताछ करी कि क्या आपको कोई जानकारी है, आपसे कभी बात हुई थी। उन्होंने भी मना कर दिया, कहा कि नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई थी। अब पुलिस वाले परेशान। आसपास के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे भी पता कर लिया। वहाँ के लोकल जो दुकानदार थे वहाँ पे तस्वीर वगैरह भी भेजी कि क्या कहीं देखा गया। रेलवे स्टेशन के कैमरे भी खंगाले गए, वहाँ भी कोई जानकारी नहीं। बैद्यनाथपुर गांव से जितनी सवारियां जाती थी उनसे भी पूछताछ कर ली कि क्या आपकी गाड़ी से बैठ के कहीं गई, वहाँ भी कोई जानकारी नहीं मिली।
अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा और इधर कोई जानकारी नहीं मिल रही, पुलिस वाले भी परेशान, इधर टुन्ना भी परेशान। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले कर ही रहे थे कि एक चीज़ पुलिस वालों को खटकती है। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जब से बीबी गायब है उसके मोबाइल फ़ोन का कहीं लोकेशन नहीं मिल रहा। और जब लास्ट लोकेशन निकाली गई तो किस्मत देखिए कि लास्ट लोकेशन घर की ही मिली। उसके बाद उसकी बीवी का लोकेशन कहीं दिखा ही नहीं। अब पुलिस वाले एक चीज़ सोचते हैं कि क्या वो कोई ऐसी महिला जो गांव में रहती हो और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, उसके पास इतना ज्ञान है कि गायब होते टाइम वो अपना फ़ोन घर पे लोकेशन ऑफ करके फिर कहीं जाएगी और फ़ोन भी नहीं दिख रहा, घर पे फ़ोन है नहीं। तो इतना दिमाग कैसे? पुलिस वाले अब थोड़ा सा शक पकाते हैं। उनके जो शक की सुई है थोड़ी सी इधर उधर डगमगाती भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी के साथ कुछ हो गया हो और गांव के ही किसी सदस्य ने कुछ कर दिया हो। लिहाजा पुलिस वाले सबसे पहले टुन्ना को ही बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे पूछते हैं कि कहीं आपकी बीवी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। अब पुलिस वालों ने तो इसलिए पूछा था ताकि जो टुन्ना है वो किसी के ऊपर डाउट करे, लेकिन जब उससे ये सवाल पूछा गया टुन्ना से तो टुन्ना कहता कि नहीं नहीं, मेरी बीवी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, वो कहीं चली गई है। अब आम तौर पे किसी भी केस में जब पुलिस वाले ये लाइन बोलते हैं कि आपकी बीवी के साथ, आपके भाई के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, उसको किसी ने कुछ करवर तो नहीं दिया, तो ऐसे हाल में जो क्लोज होता है, जो सगा होता है, उसका चेहरा थोड़ा सा डाउन पड़ता है, वो टेंशन में आता है, वो दुखी होता है कि काश ऐसा ना हुआ हो। लेकिन जब आदमी सफाई देने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस वालों को डाउट होता है। और ऐसा आदमी तभी बोलता है जब वो कुछ गलत किया हो या फिर कुछ जानता हो। लिहाजा पुलिस वाले अब टुन्ना से सख्ती से पूछताछ करते हैं कि ज़रूर तुम्हारी बीवी के साथ कुछ गलत हुआ है और तुम कुछ जानते हो। शुरुआती पूछताछ में टुन्ना ने तमाम राबरी चुनाव झेलम कहानियाँ सुनाई, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस। उसने जब अपनी असली रंग को दिखाया और अपने असली अंदाज में पूछताछ की तो फिर टुन्ना तोते की तरह बोलना शुरू करता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है और कुछ ऐसे सबूत रखता है जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, एक तरह से सन्न हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती कई महीने पहले। दरअसल कई महीने पहले टुन्ना एक दिन अपने घर पे किसी काम से वापस आता है। आमतौर पे दोपहर को आता नहीं था, शाम को ही आता था। लेकिन इस बार जब टुन्ना वापस आता है तो आने के बाद एक चीज़ नोटिस करता है कि उसकी जो बीवी है जैसे किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। उसे लगा शायद कोई रिलेटिव होगा, मायके का होगा। लेकिन जब बीवी ने देखा कि टुन्ना आ गया तो हड़बड़ा के उसने फ़ोन कट कर दिया और ऐसा रिएक्ट करने लगी जैसे वो गाना गा रही। अब टुन्ना ये चीज़ जब देखता है, एक तो उसने देखा कि बीवी किसी से बात कर रही, उसके बाद फिर अचानक से बीवी फ़ोन कट कर दे रही, तो इसका मतलब बीवी कुछ छुपा रही है। उसने पूछा कि किसका फ़ोन था। बीवी इधर उधर की बातें करने लगती है, कहती है कि किसी का फ़ोन नहीं था। अब जैसे जैसे वो कह रही कि किसी का फ़ोन नहीं था, टुन्ना को और डाउट होता जा रहा। उसके बाद उसने फ़ोन चेक किया, उस पर एक नंबर निकला। टुन्ना ने उस पर फ़ोन किया, फ़ोन सामने से उठा, सामने से किसी आदमी ने बोला। अब टुन्ना को लग गया कि उसकी बीवी किसी से बात करती है। बहरहाल टुन्ना ने उसे समझाया, कहा कि अब तुम बात मत करो, इससे परिवार की बदनामी होगी। लेकिन बीवी भी कहाँ मानने वाली थी, आए दिन बात करने लगी। अब टुन्ना को फिर डाउट हुआ, कई बार वो फ़ोन करता, फ़ोन वेटिंग जाता। तो उसने एक काम किया, फ़ोन में चोरी से एक कॉल रिकॉर्डिंग इंस्टॉल कर दी और सारी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब गूगल के थ्रू होता तो बोल देता, वो एक अनाउंसमेंट होता है कि योर कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन था, तो कोई आवाज़ हुई नहीं। अभी बीवी जो थी इत्मीनान से बात करती अपने आशिक के साथ। इधर जो टुन्ना था शाम को आता और रिकॉर्डिंग सुनता। तो कई बार उसने समझाया और कहा कि ये काम बंद कर दो, लेकिन जब बीवी नहीं मानती और बात करने का सिलसिला भी ऐसा चला कि कई ऐसी बातें टुन्ना ने सुनी जो बहुत आपत्तिजनक थी। उसमें कई मिलने जुलने की बातें थी, कहीं कुछ और थी। तो फिर टुन्ना को लग गया कि उसकी जो बीवी है वो सुधरने वाली नहीं है और ऐसे ही रहा तो बड़ी बदनामी होगी, किसी के साथ भाग जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। टुन्ना ने प्लान बनाया। अब प्लान अकेले कैसे हो, क्योंकि एक अच्छी खासी महिला को मारना और मारने के बाद लाश ठिकाने लगा देना और खुद सुरक्षित रह जाना, ये नहीं हो सकता था। तो इसके लिए फिर उसने अपने कुछ दोस्तों को शामिल किया। उसमें से एक का नाम है शौकत मियाँ
एक का नाम है मिथिलेश और एक का नाम है नूरलम। तो टोटल ये 4 लोग थे। चारों लोग इस प्लान में शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद फिर प्लान बनता है। सबसे पहले ये होता है कि कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिससे कत्ल लगे ही ना। तो फिर एक डेट तारीख फिक्स हुई और इत्तेफाक से ये चूज़ किया गया कि किस दिन जो टुन्ना की बीवी है उसकी तबीयत खराब होती है। एक तारीख आती है 12 मार्च की। 12 मार्च को टुन्ना की बीवी की तबीयत खराब होती है, थोड़ा सा बुखार वगैरह होता है। इसी मौके की तलाश में था। उसके बाद फिर वो एक डॉक्टर को लेके आता है। डॉक्टर से कहता है कि दवा दे दीजिए। डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगते ही जो टुन्ना की बीवी थी वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर इसका दोस्त था। उसके बाद चूँकि बेहोशी का इंजेक्शन था तो बीवी बेहोश हो गई। उसके बाद उसकी जो बेहोश वाली शरीर है, यानी जो बीवी है, उसको टुन्ना कंधे पे लादता है और लादने के बाद कुपाहा सरेह लेके जाता है। वहाँ जाने के बाद फिर टुन्ना जो है फ़ोन करता है अपने दोस्तों को और कहता है कि कार लेके आओ। उसके बाद ये तमाम लोग कार लेके आते हैं। अब कार आ जाती है। उसके बाद उस कार में जो बीबी की बॉडी है अभी जिंदा हालत में, वो डाल दिया जाता है। उसके बाद ये लोग पूर्वी चंपारण होते हुए डुमरिया घाट जाते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर बेहोशी की हालत में ही जो टुन्ना की बीवी थी उसका गला घोंटा जाता है और कोई स्ट्रगल, कोई संघर्ष होता नहीं है। महिला बेहोश थी। बेहोशी की हालत में उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद उस लाश को इसी डुमरिया घाट से उस नदी में फेंक दिया जाता है। नदी में फेंकने के बाद कोई सबूत, कोई खून के धब्बे, कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। उसके बाद फिर ये लोग वापस आते हैं। लेकिन फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि चूंकि बीबी जो है वो गायब है, तो ऐसे हाल में अगर हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर आसपास के लोगों को डाउट होगा कि इसकी बीबी गायब है और ये कुछ कह क्यों नहीं रहा। तो फिर यहीं से एक दूसरा प्लान बना। अगले दिन जो टुन्ना है पहले तो खोजने का नाटक करता है। गांव के हर एक घर में, हर एक संबंधी से पूछताछ करता है। ऐसी एक्टिंग करता है जैसे सबको लगे कि इसे बड़ा दुख है। तमाम एक्टिंग, तमाम चीज़ें करने के बाद अंत में कोई इसे सलाह देता है कि पुलिस थाने चले जाओ। एक औपचारिकता मात्र ये जाता है, कंप्लेन कर देता है। लेकिन चूंकि पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं, तब यहीं से पूरा मामला खुलता है और अंत में इस केस का खुलासा होता है। और खुलासा होने के बाद जो ये टुन्ना मियाँ है आज ये सलाखों के पीछे है। फिलहाल अभी बॉडी मिली नहीं है, चूँकि अभी कल ही इस केस का खुलासा हुआ है। खोजने के लिए लगातार गोताखोर ये तमाम लोग उस नदी में कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो थोड़ा सा केस मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई मर्डर वेपन कोई ऐसी चीज़ है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल ये थी एक साथ 2 कहानियाँ। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।